ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्चुअली क्या है और आप लोग जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या समझते हैं। इन दोनों बातों में आपको लगेगा कि सेम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात हो रही है, आप जो समझ रहे हैं वही ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत बड़ा एक वैग टर्म है, ये छोटी बात नहीं है। नाम में ही इसके है, किसी भी चीज़ के नाम से उसको जाना जा सकता है। पुराने समय में क्या होता था कि कर्म के हिसाब से या फिर उनका देखा जाता कुंडली वगैरह, जो जन्मपत्री वगैरह के हिसाब से देखा जाता है कि फ्यूचर में किस तरह के ये होने वाले हैं, तो इसकी वजह से नाम रखा जाता था। जैसे रामायण में भी हमने देखा होगा कि मेघनाद का नाम मेघनाद इसलिए था क्योंकि वो रोता था तो मेघ गर्जना, मेघनाद जैसे आवाज़ निकलती थी उसकी, रुदन की, तो इसलिए उसका मेघनाद नाम रखा गया। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था क्योंकि उसने देवताओं को सारा ये करके और इंद्र तक को जीत लिया था, तो इसलिए ये नाम, हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अभी के टाइम में नाम के पीछे लॉजिक नहीं होता है, लेकिन लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे अब कहावत के लिए कहा जाता है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो अभी के समय में थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें एक विधि विधान के तहत होती थी, तो उसी तरह से चला जाए तो सब कुछ सही है। नहीं तो है कि भिखारी है, नाम है धनेश्वर। धनेश्वर का मतलब क्या है कि रईस हो, जिसके बाद धन का ईश्वर, इतना पैसा हो कि पूछा न, मतलब कि उसको ये नहीं करा जा सके, अनुमान नहीं लगाया जा सके, और भिखारी नाम धनेश्वर, आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो ये सारी बातें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात हम कर रहे थे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अच्छा, ऑक्यूपेशन लगभग लोग समझ रहे होंगे। जब हम किसी का असेसमेंट वगैरह भी करते हैं तो उसमें ऑक्यूपेशन पेरेंट्स का ज़रूर पूछा जाता है। तो फादर मिले वर्किंग हैं, तो कोई जॉब वो कर रहे हैं, तो उनका पेशा क्या है, डेली रोजी रोजगार का साधन क्या है, वो होता है ऑक्यूपेशन। हमारा व्यवसाय क्या है, तो एक तो ये पेशा हो गया। अब ये डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशन में। अब एक हाउस वाइफ का ऑक्यूपेशन क्या है, हम बार बार पूछते हैं तो बहुत सारे ये होते हैं कि हस्बैंड के बारे में उन लोग बता देते हैं, और उनके बारे में पूछा जाता है, बोलते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ घर देखते हैं। हाउस वाइफ होना भी एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन, और पूरे घर को संभालना, बच्चे को संभालना, बाहर से कोई कमा के लेके आ रहा है जॉब करके, तो वो सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं है। उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। जैसे किसी भी ये में पंखे में या फिर ये में रेगुलेटर होता है, वैसे ही घर की रेगुलेटर एक मदर, एक लेडी होती है। तो आपका भी ऑक्यूपेशन बहुत बड़ा है। तो ये होता है ऑक्यूपेशन। अब इसी से ऑक्यूपेशनल टर्म है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब यही रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो फाइन लेवल पे चीज़ें आती हैं, उनको सही तरीके से इंडिपेंडेंटली करा दिया जाए, तो ये होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे स्पीच थेरेपी, नाम से समझ में आता है कि इसमें स्पीच से रिलेटेड कुछ होता होगा। फिजियोथेरेपी, उसमें फिजिकल मोडालिटीज़ को यूज करके पेशेंट को ठीक करने का एक ट्रीटमेंट का अप्रोच है। उसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब हम ये तो समझा दिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। आप क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी समझते हैं, अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैक्सिमम पेरेंट्स लोग, हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बताते हैं, जो लोग भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनके ये पे, तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि एक जॉइंट कंप्रेशन कर देना ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, या ब्रशिंग कर देना ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, या फिर जिम बॉल पे कूदा देना, जंप करा देना ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, या फिर कुछ उनको ये कर देना, कहने का मतलब कि मसाजर वगैरह चला देना, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। 90-95% लोग इसी भ्रम में पड़े हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये है। कल की बात है, कल 3 या 4 लोगों को मैंने देखा होगा, नए बच्चे थे, उनको देखा गया, उनका डायग्नोसिस असेसमेंट जो भी हो रहा था, उसमें 3 में 2 लोगों से ये सुनने को मिला कि हम घर पे ही इसका ओटी करते हैं, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं। मैंने पूछा कि क्या क्या करते हैं, तो यही ब्रशिंग और कंप्रेशन, और कुछ लोगों का वीडियो देख के, आपका वीडियो देख के हम लोग घर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतनी छोटी चीज़ है नहीं कि सारी चीज़ें आप कर लें, और जो चीज़ें बताई जाती हैं आपको वीडियो में वो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे पे वो एप्लीकेबल हो, या फिर अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया तो उसका क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है ये आपको पता नहीं है, उसका बेनिफिट हो ना हो, कुछ नुकसान हो जाए। जैसे अवेयरनेस की बात हम करते हैं तो बार बार एक बात को समझाते हैं कि जो फेक लोग हैं, जो फेक ऑटिज्म चैनल बना के हैं, मतलब कि जो फेक ऑटिज्म पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन वो सिंपैथी गेन करने के लिए, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए वो अपना ये करते हैं, तो एक उनका अपना पेशा है, वो भी उनका ऑक्यूपेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गलत चीज़ें बताते हैं, और जिस क्या होता है कि एक कहावत है ना, कहावत क्या है, ये काफ़ी लोकोक्ति में आता है कि लेस नॉलेज लेस कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। तो ये वाली बात उनको कन्फ्यूजन भी नहीं होता, वो क्लियरली एकदम फुल्ली वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं, उनको समझ ही नहीं, खुद उनको समझ नहीं है कि वो चीज़ें वो गलत बता रहे हैं, और लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं बच्चों को जो हाइपर एक्टिविटी जिनमें होती है, हाइपर एक्टिव बच्चा अगर है तो हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। कभी कभी कोई गुस्सा होता है तो नहीं बोला जाता है कि आप हाइपर नहीं होइए, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझाते हैं मतलब कि हाइपर हो रहा है मतलब कि ओवर कर रहा है। तो वो ओवर एक्टिविटी जो हो रही, ओवर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव बच्चा हो गया, मतलब एक जगह स्थिर नहीं टिकेगा, दौड़ भाग ज़्यादा करेगा, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहेगा, ये सारी चीज़ें हाइपर एक्टिविटी में आती है। इनअटेंटिव होगा, इम्पल्सिव होगा, ये सारी चीज़ें। अब हाइपर टर्म जहाँ जहाँ भी यूज हो रहा है, ये प्रीफिक्स जहाँ आएगा मतलब कि लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल से ऊपर लेवल जा रहा है। हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब कि शुगर का लेवल ज़्यादा होना, जिसको कि डायबिटीज़ मेलाइटस हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो जब जब वो हाइपर होंगी तो उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, कुछ ऐसा उसको दिया जाएगा, दवा दिया जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिसकी वजह से उसका क्या हो कि कुछ ऐसा डाइट हो कि जिसकी वजह से उसका हाइपरनेस कम हो और वो हाइपो की तरफ आए। तो हाइपर टेंशन जब होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या होता है कि ब्लड थिनर, आप लोग कहते हैं ना कि ब्लड थिनर दवाई ले रहे हैं, तो ब्लड थिनिंग नहीं होती उससे, वो वेजो डायलेटर्स होते हैं। ब्लड थिन नहीं होता, ब्लड ना मोटा हुआ है ना पतला हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना कि ये वेसल जो एक नली की तरह होता है, पाइप की तरह, इसमें से ब्लड हमारा जा रहा है। तो ब्लड वेसल क्या होता है ना कि वो कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है। अब कंस्ट्रिक्ट कैसे होता है, वो जो आप कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब जमा ज़्यादा होती हैं तो धीरे 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 क्या करती हैं कि वो जाके ब्लॉक ये हमारे वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू करती हैं। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। उसी पेरिफेरल रेसिस्टेंस को कम करने के लिए वो वेजो डायलेटर दिया जाता है कि अभी जो मान लीजिए कि ये पतला छेद, अगर आपको ये समझ में आ रहा, मान लीजिए कि इतना छेद है, वो जब दिया जाएगा तो उसके बाद इतना छेद हो जाएगा, ब्लड इजीली पास होने लगा, प्रेशर कम पड़ेगा। खेतों में पानी पटाते, पानी सिंचाई करते हुए आप लोग देखे होंगे, पाइप जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर उसको कहीं जोर से दबा दिया जाए तो थोड़ी देर बाद पाइप फट सकता है। इसी तरह हेमरेज वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, तो ब्लड वेसल फटने की वजह से ब्लड इधर उधर भागना शुरू होता है, वो हेमरेज होता है। तो वो एक्सेस जब हो जाता है तब, तो उसको ही कम करने के लिए वेजो डायलेटर दिया जाता है ताकि ब्लड इजीली पास हो सके। अब हम बात कर रहे थे हाइपर एक्टिविटी की, लेकिन ये समझाना जरूरी है, कॉमन यूज में ये चीज़ें आएंगी। उसी तरह ब्लड शुगर लेवल जब होगा ना, तो हमेशा इंसुलिन क्यों दिया जाता है? अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो अब क्या है कि इंसुलिन दिया गया, या इसके लिए और सारी दवाएं जो दी जाती हैं, तो इसलिए दी जाती हैं कि इसके लेवल को कम करें, हाइपर से हाइपो की तरफ लेके आए। आ रही है बात समझ में? अब हाइपर एक्टिव बच्चा है, मतलब दिन भर तो कूद फांद कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो उसको फिर जंप आप कराएंगे, मतलब कि और हाइपर करेंगे, मतलब जितना जंप कराएंगे जिम बॉल पे, ट्रैम्पोलिन पे या कहीं से भी जंप कराएंगे, और लॉजिक ये दे रहा है लोग कि ये मतलब कूदेगा तो थक जाएगा, तो थक जाएगा तो बैठेगा, वो बैठेगा। तो मतलब इसका मतलब ये कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो और नमक उसको घोल पिला दो कि एक ही बार जाके पूरा ऊपर तक जाएगा,
एक बार थक के फट जाएगा आदमी, खत्म। उसी तरह वो होगा कि जब वो थक जाएगा, कहने का मतलब है, तो थक के इतना वो खूंखार हो जाएगा, इतना वो ये हो जाएगा ना, हाइपर हो जाएगा कि सिर मार लेगा, कहीं फोड़ लेगा अपना, कहीं हाथ दरवाजे में मार के तोड़ लेगा अपना। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनको ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ कराया गया, क्योंकि उनमें बहुत हाइपर एक्टिविटी थी, उनको धीरे धीरे काम डाउन करना होता है। कैसे करना होता है ये इसके एक्सपर्ट जो होंगे वही आपको बता पाएंगे। तो उसको स्थिर करने के ये में ज़बरदस्ती जैसे किया जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं कैसे अप्रोच करना बच्चे को, तो जैसे ही ज़बरदस्ती किया जाता है, जैसे ही छूटेंगे वो दरवाजे में जाकर सिर मार देंगे, बड़ा सिर फूट गया, फ़र्क नहीं पड़ता उनको। आपको देख के ये हो रहा है लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ऐसे भी हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो हम बस ये कह रहे थे कि ये जो लोग भी इस तरह का वीडियो करके आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखा रहे हैं कि घर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे करें, तो आप लोग अब समझ जाइए कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर है तो ऐसा नहीं करें। आप लोग इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी समझते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कई सारे स्टेप्स होते हैं। उसका एक पार्ट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है। उसमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटी पे भी काम करना होता है, उसमें फाइन मोटर एक्टिविटी पे भी काम करना होता है, उसमें आपको बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन पे काम करना होता है, उसमें आपको सोशल स्किल्स इंप्रूव करने पे काम करना होता है, उसमें आपको बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने पे काम करना होता है। ये सारी चीज़ इस तरह के और भी कई सारे ये हैं। उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक वे में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि इतनी सारी चीज़ों पे काम करके तब वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। तो ये सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ब्रशिंग नहीं होता है, सिर्फ जॉइंट कंप्रेशन नहीं होता है। और जॉइंट कंप्रेशन में भी 90-95% लोग गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो कोई बताए कि जॉइंट कंप्रेशन में होता क्या है, जॉइंट कंप्रेशन करना क्यों होता है, करना कैसे होता है, और इससे क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट हो सकती हैं, गलत करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये किसी को पता है? ये किसी को नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। इसलिए ना जॉइंट कंप्रेशन उनको करने आता है, ना वो बता पाते हैं, और आप लोग इसी गोल गोल चक्कर में घूमते रहते हैं कि हाँ आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतना छोटा ये नहीं होता। तो इस बात को अगर जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप अपने से ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना तो छोड़ ही देंगे। एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मतलब क्या है कि किसी दूसरे का काम आप उठाएंगे। हम एक बार एक वीडियो में बताए थे कि मेरे गांव में एक राजमिस्त्री है, वो क्या है कि उसको डेली का 800 से 900 रुपये का उसको मिलेगा, अपना जो ये करेगा जाके कहीं काम करेगा, तो उसका अपना मेहनताना डेली का लेबर चार्ज उसका 800 से 900 रुपया है। वो एक छोटी सी ज़मीन उसकी है, उस पर वो झोपड़ी उसको बनाना था। तो उसके लिए जो लेबरर आते हैं झोपड़ी बनाने वाले, वो बांस से ये करते हैं और वो सब करते हैं, तो वो जो बनाते हैं उनका डेली का 500 रुपये है, और इसका 2 गुना है, इसका मेहनताना 2 गुना है, उनका मेहनताना 500 रुपये है। क्योंकि वो तो धीरे धीरे झोपड़ी का कल्चर अब ख़त्म हो रहा है, तो उनको जो भी काम मिलता है वो ले लेते हैं, करते हैं। अब ये क्या किया कि इसने वो काम जब इसका अपना था, तो ये भी है लेबरर टाइप में, ये भी है, तो इसने क्या करा कि सोचा कि अपना है, 2-3 दिन का काम है तो अपने खुद ही कर लेंगे। अपने बांस लेके फाड़ना शुरू किया, अपने सारा कुछ करना शुरू किया। 1 दिन का काम 3 से 4 दिन लगाया। 3 से 4 दिन में लॉस क्या हुआ? 4000 रुपये का उसका अपना बचाया। उसने कितना? 1 दिन का काम था, 500 रुपया बचाया, मतलब कि फिर भी 3500 के ये लॉस में था। तो ये बताने का मतलब ये कि अगर सही दिमाग से सोचा जाए कि हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, बाकी जो डॉक्टर का काम, जो थेरेपिस्ट का काम, जो उनका काम है वो उनको दें, तो क्या करेंगे कि वो प्रोडक्टिव चीज़ें आएंगी, वो जितना कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होगी वो। नहीं तो फिर वही काम को करने में जब आप लग जाएंगे, अब आप क्या है कि पहले आपको पता नहीं कि सही बात क्या, गलत बात क्या, आप उस चीज़ को अभी रिसर्च करने के फेर में चले गए, तो आप कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एक बात समझ लीजिए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मेघालय से एक हैं मैडम, वो डेंटिस्ट हैं, उनके हस्बैंड भी डेंटिस्ट हैं।
तो दोनों वो डॉक्टर्स हैं और वो फिर भी हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं। वो चाहते तो अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो जितने सब्जेक्ट्स हमने अपने पढ़े हैं, 24 से 25 बुक्स हम पढ़ते हैं अपने लिए। हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो 24-25 बुक्स हमको पढ़ने होते, उन्होंने भी उतनी किताबें पढ़ी हुई हैं। हाँ, डेंटल साइंस में उनका ज़्यादा ये है तो उधर की किताबें ज़्यादा होती हैं। हमारा रिहेबिलिटेशन में हम लोग ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, लेकिन लगभग उतने ही 24-25 बुक्स आते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि सारे मेडिकल फील्ड में कॉमन ही आती हैं। फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सारी चीज़ें हम लोग भी पढ़ते हैं, उन लोग भी पढ़ते हैं। तो वो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझती हैं। उनका सवाल जेन्युइन होता है, काफ़ी हाई लेवल का सवाल होता है, जो कि कॉमन ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले सेंटर में, क्योंकि वहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता नहीं है, तो समझ आएगी नहीं उन लोग को बातें ये। तो इतना सारा ये करने के बाद भी वो जो हम लोग जैसे बताया, जैसा प्लान हमारा चल रहा है, जैसा बताया जाता है, उसको अक्षरशः वो फॉलो करती हैं और बच्चा बढ़िया इम्प्रूव उनका कर रहा है। उनको किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है, कोई उनको ये नहीं है। वो थोड़ा समय कम दे पाते हैं, प्रॉब्लम इसी के। और बार बार हम समझाते भी यही हैं कि समय आप देंगे ज़्यादा तभी, क्योंकि वर्चुअल मीडियम से आपको एक रास्ता दिखाया जा सकता है, उसको फॉलो करना आपका काम है, चलना आपका काम है। उस पर चलेंगे, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसी तरह से आप लोग भी समझें, जो काम आप इंजीनियर हैं, आप अपना इंजीनियरिंग अच्छे से करें। आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। उसमें आप जो काम करेंगे वो कम समय में ज़्यादा काम करेंगे, उससे ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे। जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं उसको सीखने में समय व्यर्थ करेंगे और फिर होगा आपके हाथ में कुछ नहीं, मिलेगा आपको कुछ नहीं। गलत तरीके से गलत अप्रोच अप्लाई करेंगे और फिर बच्चों में होगी नुकसान, बच्चों का होगा नुकसान। और फिर समय निकलने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमने गलती कर ली। तब तो फिर क्या होता है कि अब उस टाइम में कोई कितना भी कुछ कहेगा, कुछ भी ये करेगा, कोई कहेगा इतना पैसा दे दो, आपको वो भी करना पड़ेगा, ये कर दो, ये भी करना पड़ेगा, ये जांच, ये दवा, ये यहाँ करके उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो समय रहते समझ लेने की ज़रूरत है कि क्या सही क्या गलत। तो इतना समझाने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही बात समझ में आएगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है या फिर न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी क्या है। न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी की बात हम करते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं, तो ये ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट होता है इसमें। उसके बाद से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन की बहुत सारे बच्चों में ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे वो बेहतर तरीके से आपको वो चीज़ें करके देंगे, करेंगे, समझाएंगे, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो अपने से आपका क्या होता है कि आपका मूड स्विंग खुद होते रहता है। आप कभी क्या करते हैं कि कहीं जिम बॉल पे जंपिंग का वीडियो देख लिए, जिम बॉल पे जंप कराने लगे। उसके बाद से कहीं आपने झूला का देख लिया, झूला झूला, कहीं लटकने का देख लिया, लटकाने लगे। कहीं देख रहे हैं कि ओरो मोटर कुछ उसका एक्सरसाइज हो रहा है, वो कराने लगे। तो ये जो बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर ऑटिज्म है या इससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये एक डिसऑर्डर है। तो उस बच्चे को तो ऑलरेडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, आपको भी एक डिसऑर्डर डेवलप कर रहा है, और वो क्या है कि बिना जाने कुछ भी करने का डिसऑर्डर, और ये बड़ा नुकसानदायक है। तो इसलिए सब कुछ अपने ने मल्टीपर्पस बनने का डिसऑर्डर जो होता है वो आप में डेवलप कर रहा है। तो मल्टीपर्पस बनने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ढेर काम करना नहीं चाहिए। ढेर तरह का विचार आएगा दिमाग में तो कहा जाता है कि ढेर साधु मठ उजाड़, एक कहावत है गांव में। तो ये वाली बात हो जाती है। मल्टीपल चीज़ें आप करने का न सोचें। आपका रोल पेरेंटिंग का है, वो आपसे बेहतर हम नहीं कर सकते, या हमारे तरह कोई भी डॉक्टर या फिर जो भी ये हैं वो नहीं कर सकते हैं। पेरेंटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसको सही से गाइड, इसकी थेरेपी का अप्रोच जो होता है वो कर सकते हैं।
इसके अलावा जो फिजिशियंस हैं वो बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं दवाएं, जो जांच घर वाले हैं वो, जो वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट हैं वो बढ़िया जांच कर सकते हैं। सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। नहीं तो नहीं होता कि एक ही डॉक्टर को पकड़ के सारा इलाज करा लेता आदमी, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास आप क्यों जाते हैं? हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लीवर वाले के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस हार्ट वाले के पास है। इसी तरह से इस बात को अगर समझेंगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी छोटी बात नहीं। अब रही बात की सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात हम नहीं कर रहे, सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके स्पेशलिस्ट जो होंगे वो आपको बता पाएंगे। मैक्सिमम सेंटर्स में हम जानते हैं कि बस ऐसे ही किसी को रख के चीज़ें चल रही हैं, कहीं स्पेशल एजुकेटर है उसी से सारा काम करवा दिया। हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर से स्पीच थेरेपी भी करवा देता है लोग, और वो बजाबते पूछता भी है कि आपको स्पीच थेरेपी कराना है कि स्पेशल एजुकेशन। पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, इसको जो कहे तो वही करा देगा। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। जी हाँ, ऑटिज्म क्योर हो सकता है, बस सही तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो। बहुत सारे लोग वीडियोज को देख देख के कर रहे हैं। वीडियो देख के करना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे मैंने क्या बार बार कहते हैं कि एक ओवरऑल आइडिया मिल सकता है और ग्रॉस डेवलपमेंट हो सकती है बच्चे में। पूरी तरह से डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगी। ग्रॉस डेवलपमेंट मतलब मोटा मोटी इम्प्रूवमेंट। मोटा मोटी इम्प्रूवमेंट क्यों? क्योंकि मोटा मोटी काम ही आप कर पा रहे हैं। आज से 6 महीने पहले एक लेडी हमारे साथ जुड़ी थी, दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। तो वो 6 महीने पहले हमारे साथ जुड़ी, बताई कि बच्चे को प्रॉब्लम समझ में आया। हम एक ब्ला ब्ला ऐसा ऐसा सेंटर हम गए और जाके वहाँ पे हम ये करें। वहाँ के डॉक्टर ने इनको क्या किया कि बच्चे को ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, देखिए सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है बच्चे को, और उसने क्या किया है कि बच्चे को बिहेवियर थेरेपी में डाल दिया। अब बिहेवियर थेरेपी में डाल दिया मतलब कि कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। उसमें बिहेवियरल डिजॉर्डर्स तो बाद में आएंगे ना, पहले सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, सेंसरी इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले इस चीज़ को क्योर किया जा सकता है ना, पहले इस चीज़ को क्योर किया जाए। वो थोड़ा कंसंट्रेट करे, वो थोड़ा बैठे, थोड़ा ये कर, तो कुछ भी नहीं हुआ। और विडंबना देखिए कि उस बच्चे की मदर ने सारी बातें बताई। तो हमने कहा कि पहले बिहेवियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले आपको इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन रोल है। उसके बाद उन लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया, वो लोग रेगुलर नहीं। मैंने क्या कहा कि हर महीने कम से कम 100 से ज़्यादा लोग हमारे पास ऑनलाइन सेशन में आते हैं, उसमें से 50% का रेशियो रहता है, उतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बाकी लोग बिना कुछ कहे गायब हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो लिख के मिला, अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सर्च करके वीडियो और अपना ट्रीटमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब हम घर वालों को बताए कि नहीं ये नहीं कराएंगे, कन्विंस नहीं कर पाए। घर वालों को कन्विंस करने से पहले अपने आप को पहले कन्विंस करना चाहिए। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं तो फिर घर वालों को भी कर पाएंगे। जब अपने में कॉन्फिडेंस नहीं, आप दूसरे में कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आएंगे? तो या तो उनका जो भी रहा, या तो वो वहाँ भी रेगुलर नहीं गई होंगी और इन्होंने सोचा कि अपने से कर लें तो बच्चा इंप्रूव कर जाए, वो भी नहीं हुआ उनसे, प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम बच्चे में बड़ी है। अब क्या है कि एज जैसे जैसे निकलेगा, एक डेवलपिंग स्टेज में ब्रेन होता है, तो उसका जब 5 साल के एज के बाद से हमारे नर्व सेल का शेप चेंज होना, उनका फंक्शन चेंज होना, फंक्शन मतलब वही रहता है लेकिन अलग तरह से अब वो एक होना है। तो उसमें अब डेवलपमेंट का क्या होता है कि प्रोग्रेस का चांस थोड़ा स्लो होता है। समय गंवाया उन्होंने, 6 महीने निकल गया, उन्होंने कि हम घर पे ही कर रहे थे, हम घर पे ही कर रहे थे, बहुत इंप्रूव कर गया। बहुत बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई है। आप बार बार डांट डांट के, चिल्ला चिल्ला के उसको बोलने के लिए ये करेंगे, उसको समझ ही नहीं रहा तो बोलेगा। तो कह रही हैं कि सब कुछ तो करता है लेकिन बोलने के लिए बोलो तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मतलब बोलने के लिए नहीं समझ में आता उसको कि क्या बोलना नहीं बोलना। और ये बात आप लोगों को, इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती कि उसको समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब समझ में आ जाए कि गलती हो गई है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तब फिर आगे पॉजिटिवली उस पर काम करना चाहिए। हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं तो हमको सब पे हम उसी तरह से ये नहीं कर सकते हैं।
आप लोग कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो हम किसको किसको याद रखेंगे कि आप पहले भी आए थे या नहीं जुड़े या फिर जुड़े। वो आपकी अपनी मर्जी। हमारे यहाँ जब असेसमेंट हो जाता है उसके बाद बोल दिया जाता है कि आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। आप जुड़े तो ठीक, नहीं जुड़े तो ठीक। एक रिमाइंडर मैसेज भेजा जाता है कि आपकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया। बहुत सारे लोग उस पर रिप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। रिप्लाई करे तो ठीक, नहीं रिप्लाई करे तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद छोड़ दिया जाता है। दुनिया खुली हुई है, आप कहीं भी जाएं। लेकिन एक बात समझें कि जब आप नॉलेजेबल रहेंगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, बेसिक चीज़ें आप जानेंगे कि सही क्या गलत क्या, तो सामने वाले से आप सवाल पूछ पाएंगे। और सवाल पूछना आपका हक है, तभी जाके आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं तो फिर आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये वीडियो जितने लोग देख लेंगे अगर ईमानदारी से, तो वो समझ जाएंगे कि उनकी कहाँ गलती हो रही है, बच्चे में इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। अब अंत में हम ये बता दें कि जो लोग भी हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप लोग उस पर कॉल या मैसेज करके मैनेजमेंट से बात करके प्रोसीजर जान लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। एक बात की गारंटी है कि आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, तो आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना हमारा काम है और आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।